हेडिंग डालो थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी में लिखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए, फॉर अ रिएक्शन which must have, which must have reacting molecule, reacting molecule to form reaction intermediate, to form reaction intermediate, to form reaction intermediate or activated complex or product is known as threshold energy, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, इसका मतलब समझ में आने आई है ना? फिर से बोल दूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट हैव रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो ऐसा होता है, जैसे तुम बाजार गए, जैसे ऐसा समझो ना कि जैसे बैंकें कहती हैं कि हमारे अकाउंट में मिनिमम इतना बैलेंस रखना, वो थ्रेशोल्ड है। क्लियर है? उसके ऊपर एक्टिवेटेड है। नहीं समझ में आ गया? जैसे मान लो ये दीवार है, जैसे मान लो हमारे सामने दीवार है और ये दीवार है, हम दीवार के उस साइड ऐसे खड़े हैं, तो हम दीवार को उस साइड का देख पाएंगे ना? तो ये हमारी कौन सी है? थ्रेशोल्ड। ये हाइट हमारी क्या है? थ्रेशोल्ड। अब हमारी हाइट इतनी ऊपर और हो जाए, है ना, तो उधर का दिख जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। हाँ है ना? क्लियर है? कुछ बात समझ में आ गई? तो हर आदमी का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है, फिक्स है। वैसे ही हर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का अपना थ्रेशोल्ड होता है, उतना थ्रेशोल्ड कि वो अपना इंटरमीडिएट बना सके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, प्रोडक्ट बना सके, वही उनका क्या है? थ्रेशोल्ड। समझ में आ गया? चलेगा, आगे लिखो, नोट करके लिखो। लिखो इन अ रिवर्सिबल, लिखो बेटा, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर फॉरवर्ड as well as backward reaction, as well as backward reaction are always same, or always same। ठीक है बेटा, चलो आगे लिखो। देखो जैसे ई थ्रेशोल्ड है, ई क्या है? ये एनर्जी कौन सी है? थ्रेशोल्ड। ये हमेशा ज्यादा होती है किसके? किसकी एनर्जी से? रिएक्टेंट से। और किस एनर्जी से? प्रोडक्ट से। लिख लो। ईटीएच के लिखो, ईटीएच को लिखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ईआर को लिखो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ईपी को लिखो, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एक सुंदर सी हेडिंग डालो, लिखो बेटा, लिखो एक्टिवेशन एनर्जी, लिखो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इसके आगे लिख लो ईए, ई ए, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। लिखो एक्टिवेशन एनर्जी, लिखो, लिखो द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, the excess amount of energy, the excess amount of energy required by reacting molecule to form reaction intermediate, to form reaction intermediate or activated complex, or product
is known as activation energy, is known as activation energy, is known as activation energy। अच्छा देखो, ETH है ना बराबर है मान लो ER के, और मान लो ETH बराबर है EP के, है ना। तो इतने से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अब हम क्या करें, इसको एनर्जी दे दे थोड़ी सी एक्स्ट्रा, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ऐसे समझो ना, जैसे मान लो हमारी हाइट जो है उसी हाइट की उससे थोड़ी सी ऊंची दीवार है, तो ये मेरा थ्रेशोल्ड हाइट है ना। अब जो हमको एक्सेस एनर्जी मिलेगी, अब हमको जो एक्सेस हाइट मिलेगी वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है ना। तो ये हमारी क्या है, थ्रेशोल्ड। इसके ऊपर जो हमको हाइट मिलेगी जिससे हम उधर का देख पाए, और उधर का देख पाए मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाए, तो वो कौन सी एक्सेस एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। अब देखो थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जैसे मान लो ये हमने कहा कि इनकी थ्रेशोल्ड, इनके पास थ्रेशोल्ड 10 रुपया है, तो 10 रुपया या तो रिएक्टेंट का है, 10 रुपया या तो प्रोडक्ट का है। लेकिन खरीदारी इसके बाद होगी जब 11वां रुपया आएगा, तो 11वां रुपये के नाम पे क्या आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये कौन सी है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को आराम से बनवा देगा। क्लियर है। अच्छा बताओ थ्रेशोल्ड क्या है, हर इंसान का अपना, जैसे मान ले हर इंसान के एक थ्रेशोल्ड हाइट है, कोई 4 फीट का है ना, कोई 5 फीट का, कोई 5.5 का, कोई 6 का, है ना। उनकी वो अपनी एक हाइट है, जो उनकी अपनी हाइट है वो थ्रेशोल्ड हाइट है। क्लियर है। और मान लो 6 फीट का आदमी 6.25 फीट की दीवार खड़ी सामने, तो उसका थ्रेशोल्ड अभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है कि वो उधर का देख पाए, तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेस ऑफ अमाउंट की आवश्यकता होगी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब जरा एक बार पढ़ लो, देखो बात समझ में आ गई। जैसे मान लो कोई बैंक कहती है कि हमारे बैंक में 5,000 मिनिमम रखना है, ये थ्रेशोल्ड हुआ, ये क्या हुआ, थ्रेशोल्ड हुआ। अब 5,000 से ऊपर रहेगा तो वो आप निकाल सकते हो, उससे कोई काम कर सकते हो, वो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो वो एक्स आगे वाला क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो तुम लोग क्या करते हो, जैसे मान लो ऊंची कोई चीज रखी है, तुम लोग नीचे कुछ अपना लगा लेते हो, अपनी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा लेते हो। नहीं, अब क्या ऊपर से थोड़े ना बढ़ाओगे, अपनी आंखें क्या वहां वहां लगाओगे जाके, हैं। सर थोड़ा बढ़ा दो ना, तो नीचे से क्या करोगे, कोई हाइट वाली चीज रख लोगे, तो वो जो हाइट वाली चीज रखी वो है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। इसके ऊपर एक थोड़ी सी जगह हो तो ये लिख लेना, जैसे मान लो ये ए है, इससे क्या बनना है बी, है ना। तो हमने कहा यहां ये है ई आर, एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की, और ये क्या है ईपी, ये किसकी है, प्रोडक्ट की। अच्छा ई आर, जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन चल रही, फॉरवर्ड, तो इसको जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम बोलेंगे ईए और फॉरवर्ड। और जब इसको जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए फिर से इसमें कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, ईए बैकवर्ड, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ दो, क्या एक डायरेक्शन में है ना, या इन दोनों को जोड़ दो, तो हमने वही तो किया। तो अब करना क्या है, अब जरा ध्यान से देखो, तो ये क्या है बताओ, ये वाली क्या है, ये ईए फॉरवर्ड है और ये ईए बैकवर्ड है, ये भी लिख लो। बताओ रिएक्शन को ए को बी में कन्वर्ट कराने के लिए ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता हुई कि नहीं, फॉरवर्ड वाली, है ना। और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए बताओ बेटा, ईए बैकवर्ड, है ना। लिख लो इसको, लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लिखो, लाइन से कई पॉइंट लिखना, सब सवाल हैं। लिखो पहला पॉइंट लिखो,
एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव। क्या नहीं हो सकती एक्टिवेशन एनर्जी? निगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी निगेटिव, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्टिवेशन एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखो, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए तो थ्रेशोल्ड पे एक्टिवेशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी नहीं। ऐसे समझो, ऐसे समझो। ये देखो, ये क्या है? बताओ बेटा, ये क्या है? ये क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट सबसे पहले क्या बनाएगा? क्या बनेगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर यही कन्वर्ट किस में हो जाएगा? प्रोडक्ट में। अब जब यही नहीं बनेगा तो इनकी काहे की उम्मीद करोगे? इसको बनाने के लिए रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है उससे वो सफिशिएंट नहीं है, उसको उससे थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना? तो बताओ, यदि इसको इसमें कन्वर्ट होना है तो क्या चाहिए? ई आर और प्लस ई ए, इतनी एनर्जी चाहिए, तो ये बना लेगा, और यदि ये बन गया तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहीं चिपका लो, धीरे से लिख लो। समझ में भी तो आना चाहिए जो शब्द लिख आप पढ़ रहे हो। इसको कहीं बना लो एक सुंदर सा। जब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बताओ, एक्टिवेटेड एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए जीरो हो सकती है? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती है? यदि रिएक्टेंट की जीरो है तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट बना पड़ा रहे, केमिकल रिएक्शन होगी नहीं, है ना? प्रोडक्ट मान लो रिएक्टेंट में आना चाह रहा है ना? उसके पास ईपी है तो पड़ा रहेगा। ईपी मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना? और ईआर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना? और जो अपनी एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड है। समझ रहे हो ना? तो समझ में आ गया? जैसे तुमको लगता है कि तुम्हारे पास मान लो 10-20-50 लाख रुपया है, तुम सोचते हो इससे ऊपर आएगा तो खर्चा करेंगे, तो इसका मतलब उतना खर्चा नहीं करना चाह रहे हो, इसका मतलब वो क्या है? तुम्हारा थ्रेशोल्ड है। अब उसके ऊपर आएगा तो खर्चा करेंगे, है ना? साइकिल खरीदेंगे, है कि नहीं? लड्डू खाएंगे, देखो इसकी वाली बात कह दें, है ना? और स्टार लगा के लिखो, लिखो। अच्छा, पहले क्या लिखा था? सेंटेंस पहले कंप्लीट करो। सेंटेंस क्या था? है ना? अच्छा, इसी सेंटेंस के आगे जोड़ना, लिखो हाउअर, हाउअर इट मे बी जीरो, इट मे बी जीरो फॉर रेडियो एक्टिव रिएक्शन, इट मे बी जीरो फॉर रेडियो एक्टिव रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शनों के लिए यह हाल नहीं है, ठीक है? और जितना हाउअर के बाद लिखा है ना, उसको आप एक गोले बंद कर लो, एक ब्रैकेट बंद कर दो, वो अलग बात है। तीसरी बात लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। चौथी बात, ये ऐसी बात है जो बहुत गजब की बात है। हर एनर्जी क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये बहुत बड़ी बात है। एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगला लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट डिपेंड अपॉन, बताओ, स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। छठा पॉइंट,
लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, छठा पॉइंट, लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। आप सारे बच्चे वहीं फार्मूला बना लो, आर ओ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ईए, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम आवश्यकता जिसको होगी, समझ रहे हो, वो उतनी फास्ट रिएक्शन देगा। मान लो जैसे आप देखो, जैसे तीन तरीके के बालक हैं, कितने तरीके के बालक, तीन तरीके के, एक अलार्म लगाता है और अलार्म को खुद वो उठाता है, ये बहुत, इसका मतलब कि इसको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम देनी पड़ रही। और एक होता है कि जब अलार्म बजेगा 4-6 बार तो वो उठेगा, ठीक, तो इसको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है ना। और एक है, समझ रहे हो, वो ये देख रहा कि अरे हमारा जीवन आराम से चल जाएगा, क्या पढ़ने का मतलब है ना। एक उस टाइप का छात्र होता है तो उसको बहुत एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे तुमसे किसी ने कहा अरे यार नहीं पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, तुम एकदम समझ रहे हो, तुम्हारे एकदम रोंगटे खड़े हो गए, है ना, कह रहे नहीं यार पढ़ना है, इसको बड़ी कम एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है ना। अलार्म लगाएगा 4 बजे का और 3:30 बजे जग जाएगा, समझ रहे हो ना, ये हाल है। तो इसका मतलब क्या है, इस बच्चे को पढ़ने के लिए क्या है, इसकी लालसा बहुत ज्यादा है, पढ़ने के लिए इच्छुक है बहुत, है ना। तो इसको बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है। मान लो घर कहीं बात कर ले गलती से तो 7 दिन फिर पढ़ता ही रहता है, इसको बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है। नहीं समझ रहे हो, जैसे मान लो मम्मी पापा से दूर है और मम्मी से बात हुई, नहीं बेटवा एक बार नहीं डॉक्टर बन जाओ, बड़ी उम्मीदें हैं तुमसे, तो उसको आग लग जाती एकदम, नहीं समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, उसको बड़ी कम एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है ना। तो समझ रहे हो ना, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या होगा, फास्ट। अब तो ये एनर्जियां तो एकदम फैमिलियर लग रही होंगी। थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक्टिवेशन क्या होता है, ये तो अब तो तुम्हारी जिंदगी से जोड़ के बता दिया, अब तो समझी जाओगे, है कि नहीं। आगे लिखो। तो इसका मतलब क्या है, सब लोगों को अपने थ्रेशोल्ड के बाद थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता रखनी चाहिए, है ना। थोड़ी सी एनर्जी में बड़ा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाए तो फिर क्या पूछना, है ना। और भर भर के एक्टिवेशन एनर्जी दी जा रही, तब धीरे धीरे चल रहे हैं, नहीं समझ रहे हो, तो बेकार है फिर रिएक्शन ना चलेगा। आगे देखो भैया, 7वां पॉइंट लिखो, कौन सा पॉइंट है, 7वां लिखो, 7वां नहीं है क्या, लिखो अ कैटालिस्ट कैन चेंज, कैन चेंज, और कैन चेंज पे गोला लगा लो, अ कैटालिस्ट कैन चेंज एक्टिवेशन एनर्जी, ब्रैकेट में लिखो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन कैटालिस्ट, डिपेंड अपॉन कैटालिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन कैटालिस्ट। तो चलो कुछ बातें लिख लेते हैं, देखो देखो ये कौन सा कैटालिस्ट है, बताओ बेटा, पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट करता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। देखो ये बातें दोनों आनी चाहिए। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, निगेटिव कैटालिस्ट, ठीक है, ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दिया, है ना। अच्छा मान लो कभी कभी ये ना आ जाए, यहां पे पहला ऑप्शन एक्टिवेशन एनर्जी ना दिया हो, तो तुम थ्रेशोल्ड तुम्हारा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, है ना। मान लो यहां एक्टिवेशन एनर्जी ना हो तो तुम्हारा सेकंड ऑप्शन क्या बनेगा, थ्रेशोल्ड। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई। चलो इसको लिख लो बेटा। तो कैटलिस्ट वाली कहानी समझ में आ गई। पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या है,
वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा, क्योंकि हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा ही है, ये देखो, है ना, ये घटा ये बढ़ा, ये बढ़ा ये घटा। लिख लो बेटा। चलो अब अगली एक सुंदर सी हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख लेना डेल्टा एच, है ना, और इसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। इसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, है ना, ऑब्लिक करके इंथैल्पी लिख लेना। और डेल्टा एच हो गया तो चेंज इन इंथैल्पी, है ना। तो वो इतना समझदार बनो, ठीक है। लिखो कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ऑब्लिक इंथैल्पी, और ब्रैकेट में लिखना डेल्टा टी एच, सॉरी डेल्टा एच, डेल्टा एच ब्रैकेट बंद। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, in a reversible reaction when activation energy of forward reaction, when activation energy of forward reaction and backward reaction are given, forward reaction and backward reaction are given, ठीक है। अच्छा अभी हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया है, देखो क्या पढ़ाया है, ये वाला फार्मूला जरा देखो ध्यान से, ये पढ़ाया है। तो देखो ये कौन सी ये क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है, तो इसको लिखो ई टी एच और इसको लिख लो ई टी एच डैश कर लो। ये प्रोडक्ट कहाँ रहा, रिएक्टेंट में, और ये रिएक्टेंट कहाँ जा रहा, प्रोडक्ट में, है ना, तो इसको खाली डैश कर लो, ठीक है। अच्छा एक काम करो, पूछो क्या, हाँ इंथैल्पी हमने डेल्टा एच से लिखाया है, किससे लिखाया है, डेल्टा एच से। नोट में हमने लिखाया था, क्या होता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉरवर्ड और थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आपस में क्या होती है, बराबर होती है, हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब दो टाइप की रिएक्शन हमें पढ़नी है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। तो पहली हेडिंग डालो एक्सोथर्मिक, लिखो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लिख लो बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का सबसे अहम पॉइंट लिखो, स्टार लगा के लिखो, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, PROCESS, in exothermic process enthalpy of product decreases, enthalpy of product decreases, enthalpy of product decreases। जैसे ये क्या लिखा, N2 प्लस 3S2, ये क्या बना लिया 2NS3, और ये क्या है प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस में क्यू लिखा हो या डेल्टा एच बराबर हो माइनस क्यू, दोनों ही प्रोसेस किसको दर्शाते हैं, एक्सोथर्मिक को। चाहे एनर्जी रिएक्शन के साथ प्लस में लिखी हो और या वही एनर्जी डेल्टा एच में माइनस में लिखी हो, दोनों बातें सेम है। अच्छा एंडो के लिए क्या होगा, यहां एनर्जी माइनस में लिखी होगी, तो डेल्टा एच में कैसे लिखी होगी, प्लस क्यू, समझ में आ रहा, तो इसको लिख लो, लिखो बेटा। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब चलो नीचे लिखो। अच्छा आपको डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना बताया था कि नहीं, नहीं, अब पहली बार सीखो, है ना, डेल्टा एनजी, है ना, डेल्टा एनजी का मतलब समझ में आ रहा, तो यहां पे लिखोगे एनपी माइनस एनआर, है ना। इसका मतलब क्या है,
नंबर ऑफ, अच्छा इसे लिखो Ng, और इसको भी लिखो Ng, और Ngp और Ngr। अब मतलब समझो इसको क्या है। देखो, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना। तो कितने रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट हैं और रिएक्शन में कितने गैसियस रिएक्टेंट हैं। हमको ना तो लिक्विड लेना है और ना तो सॉलिड, सिर्फ कौन से लेना है, गैसियस। अच्छा, NH3 क्या है, गैस। H2 क्या है, गैस। अमोनिया क्या है, गैस, है ना। आप सुनो, ये पहले तो आपको फार्मूला समझ में आया, पहले ये फार्मूला लिखो सारे बच्चे। और ये क्या है, डेल्टा Ng, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल, है ना। इसको नंबर ही बोलना, क्योंकि एन हम सबको नंबर बोल रहे हैं, मोल बोलते तो मोल बोल लेते, है ना। इसको लिखो, इसको, इसका पहले फुल फॉर्म लिखो। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। खाली यही लेने हैं गैसियस वाले, और यही क्या होता है, डेल्टा Ng। ठीक है। आप जरा ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में डेल्टा Ng आपको यदि निकालना है तो माइनस क्या करोगे, Np माइनस Nr। अब शॉर्टकट में ऐसे लिखा करो, तुम्हें मालूम है गैसियस वाले हैं, है ना। तो Np गैसियस प्रोडक्ट की संख्या कितनी है, 2, और गैसियस रिएक्टेंट की संख्या कितनी है, 4। तो डेल्टा Ng किस में आ गया, डेल्टा Ng किस में आ गया, -2 आ गया ना। अब तुम यहीं पे एक जुगाड़ लिखो, क्या लिखोगे, जुगाड़। डेल्टा Ng, है ना, पॉजिटिव हो, ऐसे लिखो, अच्छा ऐसे लिखो। डेल्टा Ng निगेटिव हो, है ना, या डेल्टा H बराबर निगेटिव हो, ये दोनों किस प्रोसेस को बताते हैं, एक्सोथर्मिक। क्लियर है। दूसरी बात, डेल्टा Ng पॉजिटिव हो या डेल्टा H पॉजिटिव हो, ये दोनों किस प्रोसेस को बताते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये तुम्हारी जानकारी की बात है, इसको अलग से याद रखना, ठीक है। अब बताओ यहां Ng किस में आया, तो बताओ ये प्रोसेस कैसा है, एक्सो। अब हमें देखो डेल्टा H मैंने जाना ही नहीं, हम खाली नंबर ऑफ गैसियस मोल से मैंने मॉलिक्यूल से बता दिया कि ये कैसी है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। क्लियर है। तो बताओ ये कैसा, ये किस प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा H दे दे तो बढ़िया है, और नहीं दे देगा तो डेल्टा Ng से भी हम निकाल देंगे, डेल्टा Ng से भी हम निकाल देंगे, ठीक है। अब नीचे एक स्टार लगा के बात लिखो, लिखो लिखो फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डैश लगा के छोड़ो, नीचे एरो करके लिखो। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा Ng निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा H निगेटिव होना चाहिए, है ना। ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड से ज्यादा होना चाहिए, है ना। और HR HP से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जुगाड़ एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, नहीं समझ रहे हो, अब तुम समझो। अब जरा ध्यान से देखो, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होना चाहिए। अच्छा देखो, अब बहुत ध्यान से समझना, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, डेल्टा H क्या होना चाहिए, नेगेटिव,
अच्छा, दो तुमने फार्मूले पढ़े हैं, डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। एक डेल्टा एच इक्वल टू पढ़ा है ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, है ना। बहुत ध्यान से देखो इधर, नहीं कब निकल जाएगा फिर हम कुछ बता नहीं सकते। अच्छा एक बात बताओ, हमें डेल्टा एच निगेटिव करना है तो निगेटिव वाले को बड़ा कर दें, है ना। क्लियर है। अच्छा इसको अब ऐसे जरा ध्यान से देखो, ऐसे देखो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यदि हमको इसको क्या करना है, निगेटिव करना है, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए, एच आर ग्रेटर देन एच पी कर देना चाहिए, है ना। भाई अब ये वाला बड़ा हो गया तो आंसर भी इसी का आएगा। अच्छा एक और दूसरी बात समझो, तो अभी पहले इनको हम एक साथ लिख रहे हैं फिर कलेक्ट करा रहे हैं। अच्छा देखो ये वाला फार्मूला अच्छा लगाओ, ई ए फॉरवर्ड और माइनस ई ए बैकवर्ड, है ना। अब बताओ किसको बड़ा कर दें कि ये निगेटिव में आंसर आ जाए, है ना। तो क्या करेंगे, ई ए बैकवर्ड को ग्रेटर कर दो किससे, ई ए फॉरवर्ड से। बताओ ये बातें समझ में आ गई कि नहीं। और दो बातें हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, चार बातें हो गई, है ना। अच्छा रेट ऑफ फॉरवर्ड का ज्यादा होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड से, ये लिखवाया कि नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया, नहीं लिखाया क्या, रेट नहीं लिखवाया, ठीक। अब चलो, अब एक जगह सारी चीजों को कलेक्ट करो। पहली बात क्या होनी चाहिए, डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या लेस देन जीरो। निगेटिव समझ जाओगे क्या लेस लेस देन लिखें, है ना। डेल्टा एनजी कैसा होना चाहिए, बताओ बेटा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो। अच्छा बताओ, बताओ एचपी, बताओ छोटा होना चाहिए एक बड़ा, तो एच आर इज ग्रेटर देन एचपी। अच्छा चौथी बात, ईए बैकवर्ड ग्रेटर होना चाहिए ईए फॉरवर्ड से। रेट ऑफ आरएफ इज ग्रेटर देन आरबी। यदि इतनी बातें हैं तो वो एक्सोथर्मिक को बता रहा। आरएफ आरबी को लिख लेना, आरएफ और आरबी को लिख लेना, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इतनी चीजें एक्सोथर्मिक की होती हैं, समझ में आया, तैयार हुआ। नहीं आज तो आंखें खुल गई होंगी, अभी तक डेल्टा एच से ही काम चलता था, निगेटिव है तो ये, पॉजिटिव है तो ये। क्लियर है। अब इनको सबको याद करो। देखो एक्सो का सब कुछ पढ़ लो, एक्सो का सब कुछ पढ़ लो, एंडो का इसका उल्टा होता है तो एंडो को ना पढ़ो। एक्सो पढ़ लिया समझ लो एंडो खत्म, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया समझ लो ग्रेविटेशनल चैप्टर खत्म। स्केप वेलोसिटी को छोड़ के, एकदम सही बात बताया, स्केप वेलोसिटी को छोड़ के। और इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया तो मैग्नेट का काफी काम चल जाता है ना। अरे बहुत काम चल जाता है, मैग्नेटिज्म तो निपटा ही देता है ना। अच्छा बताओ, डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेट एंड डायरेक्शन ऑफ बार मैग्नेट। साउथ से नॉर्थ होता है, अंदर होता है, बाहर बताओ, नॉर्थ टू साउथ। और अर्थ मैग्नेट इसका क्या चलता है, उल्टा। नीचे बनाओ भैया ग्राफ, लिखो। पहला ग्राफ किसके लिए हम खींचने जा रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक ग्राफ अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अच्छा बताओ ये ग्राफ किसका है, ग्राफ सुंदर लग रहा है देखने में। देखो एनसीईआरटी वाला ही बनवा दे क्या,
कौन सा ऊपर कर दें? तो आधे से जरूरत क्या है, डिफरेंस तो दिख रहा है ना। एनसीईआरटी वाला थोड़ा ज्यादा लंबा सा लहरा दिया यहां तक, है ना। चलो अच्छा, थोड़ा सा तुम्हारे मन का करे दे रहे हैं, थोड़ा सा। अब कैसा लगा? अरे अब ठीक है। हाँ लिखो, देखो ये क्या है, एच आर, है ना। ठीक है भैया, ये क्या है, एच पी, प्रोडक्ट की एनर्जी है ना। अच्छा, इसको आगे बढ़ा लो, इस लाइन को, और इसको आगे बढ़ा लो। ये जो डिफरेंस है यही है डेल्टा एच। ये क्या है, एच पी माइनस एच आर, है ना। अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, थ्रेशोल्ड। अच्छा, थ्रेशोल्ड भी दो तरीके की, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो यहां से लेके यहां तक देखो, ये है ना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, ई टी ई ए, फॉरवर्ड, है ना। अच्छा बेटा देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, ई ए, बैकवर्ड। ठीक है, और ये यहां तक क्या है, थ्रेशोल्ड, ईटीएच। और जानते हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यही बनेगा। इसमें लिख लेना, ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा देखो, जैसे तुमने किसी बॉल को ऐसे उछाला, तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तभी तो नीचे आएगी। और मान लो मैक्सिमम हाइट पे जाए ना, तो नीचे क्या आएगी। नहीं समझ रहे हो, कहने का मतलब है, हाँ इनके बॉल वाले में तो कहीं भी जाए वो नीचे आएगी। मेरा कहने का सेंस ये है कि जिस हाइट पे तुम ले जाना चाह रहे हो, क्लियर है। तो अब रिएक्शन में जब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, है ना, तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो हम उसी को उस बात से जोड़ो, बस समझ गए हो, है कि नहीं। हाँ, नहीं कहेंगे हम तो इतने से भी गिरा देंगे बॉल को, इधर से भी गिरा देंगे, कहीं से भी गिरा देंगे, हैं। हाँ, चलेगा, लिख लो। चलो एक काम करो, अब अगला प्रोसेस, अच्छा देखो, अब एक्सोथर्मिक, ये यहां लिख लेना पोटेंशियल एनर्जी, और यहां लिख लेना टाइम। ठीक है, अब देखो, एक्सोथर्मिक का आप एकदम ग्राफ अपने दिमाग में बैठा लो, है ना। एक्सोथर्मिक का ग्राफ अपने दिमाग में एकदम बैठा लो, और एंडो का बना डालो। अब अगला हेडिंग डालो, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस का पहला पॉइंट जैसे उसमें लिखाया था, लिखो। अच्छा, इसको बना लो। अच्छा, ये ग्राफ किसका है, एक्सोथर्मिक का। अच्छा देखो, हमने आपको पढ़ाया है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, है ना, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। बताओ, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट यहां है, जबकि प्रोडक्ट यहां है, तो ये घटी ना, इसको बढ़ी कहोगे क्या। देखो, एक्सोथर्मिक का पहला पॉइंट क्या लिखाया, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस। तो ये देखो डिक्रीज हुई कि नहीं हुई, देखो ये यहां आ गई, यही तो है एचपी, और ये क्या है, एचआर। एचआर ज्यादा होता है और एचपी कम होता है, कहां, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। एंडोथर्मिक प्रोसेस में लिखो, लिखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, या ऐसे लिखो, रिएक्टेंट क्या लिखोगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। वहां डिक्रीजेस पे गोला लगाओ जाके, और यहां इंक्रीजेस पे गोला लगाओ, है ना। अब जरा हम आपको एक रिएक्शन लिखवा देते हैं, लिखो